सार्वजनिक सेवाओं में अपना काम निकालने के लिए रिश्वत देने के दर और व्यक्तिगत संबंधों के उपयोग के मामले में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि इस बार जो ये जानकारी निकलकर सामने आई है, ये भारत के लिए कोई खुशखबरी नहीं है बल्कि शर्मनाक है। जानकारी मिल रही है कि सार्वजनिक सेवाओं में अपना काम निकालने के लिए रिश्वत देने के दर और व्यक्तिगत संबंधों के उपयोग के मामले में भारत एशिया में पहले स्थान पर है। भ्रष्टाचार निगरानी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया ने पाया कि रिश्वत देने वाले करीब 50% और व्यक्तिगत संबंध का उपयोग करने वाले 32% लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें सेवाएं नहीं मिल सकती। इस वर्ष 17 जून से 17 जुलाई के बीच भारत में 2000 लोगों पर हुए सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी एएनबी न्यूज इस समय आप तक पहुंचा रहा है। घूसखोरी को लेकर भारत विश्व में सबसे पहले स्थान पर है, ये जानकारी इस समय मिल रही है। सार्वजनिक सेवाओं में अपना काम निकालने के लिए रिश्वत देने के दर और व्यक्तिगत संबंधों के उपयोग के मामले में भारत एशिया में सबसे पहले स्थान पर है। भ्रष्टाचार निगरानी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया ने पाया कि रिश्वत देने वाले करीब 50% और व्यक्तिगत संबंध का उपयोग करने वाले 32% लोगों ने ये कहा है कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें सेवाएं नहीं मिल सकती हैं। इस वर्ष 17 जून से 17 जुलाई के बीच भारत में 2000 लोगों पर हुए सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस मसले पर तमाम चर्चा के लिए इस समय राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, बड़ी जानकारी यहां सामने निकल कर आ रही है। सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी के मामलों में पूरे एशिया में नंबर 1 पर है भारत। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? ये बिल्कुल देखिए, भारत के लिए जो है बहुत ही चिंताजनक है। 2014 में जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने वादा किया था कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो है सख्ती से कदम उठाए जाएंगे, और देखा भी गया कि तुरंत पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने काले धन भ्रष्टाचार को लेकर के अपने संकल्प को पूरा किया। 2015 में जो है 2013 के कानून को जो भ्रष्टाचार संबंधी था उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर भारत जो है एशिया में नंबर 1 है और यहाँ के विशेष रूप से सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, घूसखोरी बढ़ी है और 50% लोगों ने स्वीकार भी किया है, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही चिंताजनक है। इसके कारणों को ढूंढना होगा, तलाशना होगा, लेकिन इसके जो मूलतः कारण यही है कि जो भ्रष्टाचार से जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जो है न्यायालय से बचे निकल रहे हैं। देखिए, यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि लगभग अधिकांश लोगों ने यह भी स्वीकारा है कि जो जुडिशरी के 22% जो जज हैं वो भी भ्रष्ट है। तो कहीं ना कहीं जो एक नेक्सस बन चुका है भ्रष्टाचार का भारत में, सरकारी कर्मचारियों से लेकर के जुडिशरी से लेकर के आपके ब्यूरोक्रेसी तक। तो कहीं ना कहीं जो ये ऐसा काकस है जो पूरी तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत के जो जनमानस के लोग हैं जिनकी अपनी पूंजी है, उनको कहीं ना कहीं जो है वो स्वाहा कर रहा है। और इससे जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत की एक विकासशील अर्थव्यवस्था को विकसित देशों में बदलना है, उस पर भी जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि करीब 50% लोगों ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस विभाग जो है सबसे अधिक भ्रष्टाचारी है। यानी में किसी न किसी रूप में 40% लोगों ने माना है कि हमने अपने जीवन काल में पुलिस को रिश्वत दी है। तो आवश्यक हो जाता है कि सरकार जो है कुछ इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस नीति बनाए, ठोस कानून बनाए, जवाबदेही बनाए और नियत समय में जो जनता के काम है वह हो जाए। और जो अगर इसमें हिला हवाली अधिकारी करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो, और इसके लिए जो है न्यायालय की जवाबदेही भी बढ़ानी होगी। जी, लेकिन ये सारी जो हम देख रहे हैं रिपोर्ट जो सामने आई है, इसकी वजह क्या मानी जाए? अगर हम केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात करते हैं। बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही जाती है। और जो राज्य स्तर पर सारी रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, वो रिपोर्ट भी ऐसे दिखाई जाती है कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार कम होता जा रहा है। अब जो ये रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की, ये कुछ और ही कह रही है। तो कमी कहाँ रह जा रही है? क्या वाकई में जो जिम्मेदार हैं, जो जवाबदेह हैं, उन तक सही रिपोर्ट पहुंच नहीं पा रही है?
देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में विशेष रूप से जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वहाँ पे जनता के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है व्यवस्था को बनाने में, बिगाड़ने में। जी। आप देखिए, करीब अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया है कि भारत के जो जनप्रतिनिधि हैं, विशेष रूप से सांसद, उनमें भी 60% जो है लगभग जो है भ्रष्टाचारी है। तो जब और दूसरी चीज की, जो चुनाव जीत करके जो जिस तरह से दागी सांसदों में और विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं, और किस तरह जो है विधायक बनकर के, सांसद बनकर के ठेकेदारी करना, लोगों को जो है ठेका पे कमीशन से पैसा देने, तमाम ऐसी बातें हैं। देखिए, एक देवेश भंडारी की किताब आई थी, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि भारत में हर साल 921 अरब का घूस दिया जाता है। जो आज करीब कम से कम 5-7 साल पहले ये किताब बुक आई है, आज की तारीख में वो बढ़कर के हमको लगता है हजारों करोड़ से ऊपर हो गया होगा। तो अगर सरकार की नीति और नियत पर जो है शंका नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो कानून सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जमीन पर उसका लग रहा है कि क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, या जो कमीशन जो ले रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखिए कि हर राज्यों में लगभग जो है, जो लोकायुक्त जो है सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले उनके यहाँ हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन पर कार्रवाई आगे नहीं हो रही है। नतीजा सामने है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है। सवाल ये उठेगा कि अगर एक भ्रष्टाचारी और घूसखोर देश के रूप में भारत चिन्हित होगा, तो यहाँ निवेश कौन करेगा? यहाँ रियल इस्टेट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम जो है पैसे लिए जाते हैं। किस तरह से काउंटर बने हुए हैं, वन विंडो का सिस्टम का सरकार तो कहती है, लेकिन वो लागू नहीं हो पाता है। नतीजतन आज स्थिति आप देख लीजिए। बिल्कुल, नीति के साथ नियत को बदलने की भी अरविंद जी बहुत ज़रूरत है हमारे देश में, तभी जाकर हम इस तरह की जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं इन्हें खारिज कर पाएंगे। नियत ना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की खराब है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें भी इन चीज़ों से बचना चाहिए। हम इस तरह के कृत्य करते ही क्यों हैं? अपना काम निकलवाने के लिए नागरिक रिश्वत देने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है, जब एंटी करप्शन ब्यूरो जैसी यहाँ पर बनी हुई है, निगरानी टीमें हैं, उन तक शिकायत नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं नागरिकों के मन में भी लालच रहता है कि हम रिश्वत देके अपना काम करवा लेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मुझे याद है दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, और उस समय एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि सीबीआई के करीब सैकड़ों जो है जो अधिकारी हैं, वो भ्रष्टाचार की गिरफ्त में हैं। और इसी तरह जो तमाम जो भ्रष्टाचार की एजेंसियां बनी हुई हैं, जिसके अधिकारी हैं, उनकी भी संलिप्तता उसी में पाई जाती है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, एक जिले के जो एसपी थे, पाटीदार, उन पर भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे, एक व्यक्ति के हत्या का आरोप भी लगा। सवाल ये उठता है कि जिन लोगों के जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार को रोकना, अगर वे ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए, तो सवाल लाजिमी है कि फिर जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भ्रष्टाचार को जो है सीमित दायरे में, सीमित परिभाषा में बांध दिया गया। इसको जो है व्यापक जवाबदेही और जिम्मेदारी के दायरे में लाना होगा, तब जाकर के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, विशेष रूप से जो सरकारी ऑफिसों में, उनको तो बिना जो है आप पूजा चढ़ाए, पैसा दिए, कोई एक फाइल जो है पूरे स्थान से बढ़ाया नहीं जा सकता। लाल फीताशाही कहने को तो खत्म हो गया है देश में, लेकिन आज की तारीख में लाल फीताशाही जो है जो कि तो बनी हुई है। बिल्कुल, और इन चीज़ों से निपटने की हमारे देश में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वरना इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहेंगी और ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक है। एक तरफ हम नए भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं। अब क्या लग रहा है, जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो आंखें खुलेंगी, चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र की मोदी सरकार, अब आंखें खुल पाएंगी या फिर अभी भी आंखें मूंद करके बैठे रहेंगे? देखिए, इसमें कोई आशंका नहीं है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। और आपने देखा कि नोटबंदी के बाद किस तरह लाखों मुखौटा कंपनियों को सरकार ने जो है बंद कर दिया, चिन्हित किया, और उसके जो मालिक करता धरता थे, उनके ऊपर जो है आरोप भी मढ़े गए, और आज तमाम लोग जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन एक भारतीय जो है संघीय देश है, और इसमें राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और किस तरह जो है राज्य सरकारें जो है भ्रष्टाचार को लेकर के नीति अपनाती है, अपने आप में काबिले गौर होगा। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अगर हम चाहें कि आगे बढ़ा करके पूरे भ्रष्टाचार को खत्म करते, बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए जो देश के जो 28 राज्य हैं और 9 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको भी आगे आना होगा और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको एक साथ ही लड़ाई लड़नी होगी, अकेले से खत्म नहीं किया जा सकता और तमाम नागरिकों को भी इसमें साथ देना होगा। अरविंद जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यह अहम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। पूरे एशिया में इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस पर किस तरह से क्या कुछ सरकार आने वाले समय में काम करती है।
चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही यानी सितंबर में खत्म तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े सरकार यानी कि आज शुक्रवार को जारी करने वाली है। ज्यादातर एजेंसियों ने जीडीपी में 5 से 10% गिरावट का अनुमान लगाया है। अगर ऐसा हुआ तो तकनीकी रूप से यह मान लिया जाएगा कि भारत में मंदी आ चुकी है। जीडीपी में 5 से 10% की गिरावट भी राहत की बात होगी, क्योंकि इसकी पिछली तिमाही यानी जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 24% की भारी गिरावट आ चुकी है। त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग और लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार की वजह से जीडीपी की गिरावट का आंकड़ा इस बार घट सकता है। हालांकि इसके बावजूद यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बदतर होगा। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों और रेटिंग एजेंसियों ने सितंबर तिमाही में जीडीपी 5 से 10% तक नेगेटिव रहने यानी इसमें गिरावट का अनुमान लगाया है। यानी तकनीकी रूप से भारत में मंदी आ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के इकोरिप रिपोर्ट के मुताबिक इतिहास में पहली बार भारत तकनीकी रूप से मंदी में प्रवेश कर चुका है। रिजर्व बैंक ने सितंबर तिमाही में जीडीपी में 8.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। अरविंद जय तिलक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस खबर के लिए भी सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं, तमाम चर्चा कर लेते हैं। अरविंद जी, आज खत्म तिमाही के लिए जीडीपी की रिपोर्ट आने वाली है। आज सरकार शुक्रवार को ये रिपोर्ट जारी करने वाली है। क्या लग रहा है कि इस बार कितनी गिरावट दर्ज की जा सकती है? पिछली बार देखा हमने कि 24% की भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इस बार क्या कुछ उम्मीद लग रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। अप्रैल से जून की जो तिमाही थी उसमें लगभग 23.9% जो है गिरावट हुई थी। और चूंकि माना जा रहा था कि चूंकि लॉकडाउन से जकड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसमें इस तरह की गिरावट कोई असंभावी माना ही गया था, और देखा गया कि विश्व के तमाम देशों में भी इस तरह की गिरावट देखने को मिली। अब चूंकि दूसरी तिमाही के आने वाला है तो उम्मीद किया जा रहा है कि 5 से 10% गिरावट हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है कि आर्थिक मंदी के दौर में भारत जाएगा, लेकिन हमारे समझ से जो है या कहीं ना कहीं भारत उभरता हुआ भी दिखेगा। क्योंकि अगर दूसरी तिमाही में यह अनुमान लगा लेना कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो जाएगी, या जो मांग और खपत या जो उसके जो निर्यात आयात और उत्पादन और जो पीएमआई की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यह कोई भारत से जुड़ी केवल एकमात्र स्थिति नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यह कोरोना 19 महामारी की है, तो स्वाभाविक रूप से अन्य देशों के साथ जो हमारे आर्थिक संबंध है उसका भी असर पड़ना लाजिमी है। तो अगर 5 और 10% के आसपास रहता है जीडीपी ग्रोथ, अगर गिरता है 0 से, तो भी हमारे समझ से सुधरने के करीब तीसरी और चौथी तिमाही में पुख्ता इंतजाम होंगे। लेकिन हाँ, आज की तारीख में जब जिस तरह से फिर से कोरोना का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है, उससे हो सकता है कि पूंजी तरलता हम लोगों की प्रभावित हो जाए, या प्रतिभूति बाजार में जो प्राप्ति फल कम हो जाए, खजाने पर भी दबाव बढ़ सकता है। और तो इस स्थिति में जो है भारत को जो है थोड़ा संभल करके कदम उठाना पड़ेगा, और जो मार्केट में जो बाजार हमारा है उसमें जो है पूंजी को बढ़ाना होगा। और देखा भी जा रहा है कि इस दिशा में चाहे बैंक हो चाहे सरकार की जो नीति हो इसमें कारगर साबित हो रही है। और किस तरह 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया, और हमें लगता है कि फरवरी में जो बजट आएगा उससे पहले सरकार कुछ इस तरह के ठोस कदम उठाएगी ताकि जो है बाजार में पूंजी बना रहे। बिल्कुल, सरकार को ठोस कदम उठाने की यहाँ अरविंद जी बहुत ज़रूरत है। देखिए, ये वाली चीज़ तो पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि इस साल तो हम मंदी के दौर से ही गुजरेंगे, लेकिन ये कहा गया है कि अगले साल हमारी जो स्थिति है, हमारा जो बाजार है वो काफ़ी सुधरने वाला है और आने वाले कुछ समय में हमारी अर्थव्यवस्था चीन को मुकाबला देगी। इस तरह का अंदाज़ा पहले भी लगाया जा चुका है। अरविंद जी, आपकी क्या राय है कि आने वाले समय में इतनी ज़्यादा हम ग्रोथ कर पाएंगे कि हम चीन की अर्थव्यवस्था को टक्कर दे सकें? देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था को टक्कर देने के लिए या 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था है उसको वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि पूंजी का प्रवाह बढ़े और लोगों के हाथ में पैसा आए। देखिए, 1930 में जब आर्थिक मंदी पूरे यूरोप को, अमेरिका को जब पूरे गिरफ्त में ले चुका था, तो पूरा विश्व जो है लगभग उससे प्रभावित हम लोग को उपनिवेश थे ब्रिटेन के। तो उस स्थिति में जो है ब्रिटेन केवल बच गया था, इसलिए बच गया था कि वहाँ अपने लोगों को काम देता था। उदाहरण के तौर पे दिन में सड़कें बनवाता था, रात में दूसरे जो मजदूर थे उसे तुड़वा देता था, यानी लोगों को काम मिलता रहता था, लोगों के पास पैसा आता जाता रहता था, इसलिए बाजार में जो पूंजी प्रवाह बना होता था। आज की तारीख में भारत में भी उसी तरह की पूंजी प्रवाह को बढ़ाना होगा। लोगों के पास पैसे नहीं है, काम तो है, काम करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन लोगों के पास काम कराने के लिए पैसे नहीं है। तो इस स्थिति में सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि वो बैंकों के जरिए या अन्य जो चाहे वो मनरेगा हो जैसे कार्यक्रम को ला करके जो है कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा दे, तभी जाकर के बाजार गुलजार होगा, कल कारखानों के पहिए चलेंगे और स्थिति सुधरेगी। और चीन के मुकाबले अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था हम लोगों से कई गुना बड़ी है,
तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प रहा है, लेकिन आज की तारीख में कोरोना ने सारी स्थिति को जो है बिगाड़ करके रख दिया है। तो किसी तरह से अब हम अपने पहली स्थिति में पहुंचे, यह बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि आज दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े सरकार आज यानी शुक्रवार को जारी करेगी। ज्यादातर एजेंसियों ने जीडीपी में 5 से 10% गिरावट का अनुमान लगाया है। अगर ऐसा हुआ तो तकनीकी रूप से यह मान लिया जाएगा कि भारत में मंदी आ चुकी है। जीडीपी में 5 से 10% की गिरावट भी राहत की बात होगी, क्योंकि इससे पहले पिछली तिमाही यानी जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 24% की भारी गिरावट आ चुकी है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।